तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग आरफ को देखते हैं जो अपने बागड़ बिल्ले को चॉकलेट खिला रहा था और वो उससे कहता है खाओ खाओ, तुम्हें तो मेरे गांव का चॉकलेट बहुत पसंद है ना, पूरा खा जाओ, ये तुम्हारा ही है। और उसके बागड़ बिल्ले को देखते हैं जो चटाचट उसके चॉकलेट को खाए जा रहा था। तभी आरफ टेंशन में आते हुए बोलता है क्या तुम्हें पता है टिल्लू, हम जब जिया के साथ अपने गांव से आ रहे थे ना तो जिया बहुत ही उदास थी, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझसे कोई भूल हो गई, कहीं हमने जिया को निराश तो नहीं कर दिया। और इधर जिया को देखते हैं वो भी अपने घर में बैठकर यही सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे जिया थोड़ा हट के सोच रही थी। वो तो उस लड़की के बारे में सोच रही थी जो उसकी दोस्त थी, लेकिन फिर वो सोचते ही सोचते होश में आती है और कहती है कि नहीं जिया नहीं, तुम आरफ के बारे में इतना क्यों सोच रही हो। आरफ एक नॉर्मल सा लड़का है, एक दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और उसके बाद वो इसी के साथ अपने ख्यालों को, अपने प्यार को और अपने फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर दफना देती है। अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे चारू मैम जोर जोर से चिल्ला रही थी कि समर वेकेशन शुरू हो रहा है, अब हमें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को बढ़ाना है और कोई भी टिकट को कैंसिल नहीं होने देना है ताकि हमारी कंपनी का ज्यादा मुनाफा हो। ये सुनने के बाद वहाँ पे महेश राणा बहुत ही बड़ी जम्हाई लेते हैं और पीछे देखते हैं रियांश को जो रट्टा मार रहा था टिकट कैंसिल नहीं होगी, टिकट कैंसिल नहीं होंगी। वहाँ पे खड़ी दो लड़कियाँ बोलती हैं ये तो पागल है, ये ऐसे ही रट्टा लगाता है, क्या ये सच में काम करता है। तो रियांश पलट के जवाब देता है तुम क्या जानो 2 टके की लड़कियों, मेरे फॉर्मूला में कितना पावर है। तभी इधर आरफ को देखते हैं जो जिया को बोलता है हाय जिया। तो जिया बहुत ही सड़ा हुआ मुंह बना के बोलती है हाय। अब 1 घंटे बाद लंच का टाइम हो जाता है जहाँ पे रियांश बैठकर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खा रहा था। ये देखकर बगल में खड़ा कबीर बोलता है अरे भाई तुम तो बड़ा ही बवाल खाना लाते हो। तो रियांश बोलता है ये मेरी बीवी बनाती है। बगल में खड़ी एक लड़की बोलती है तुम्हारी बीवी तो बड़ा लकी है यार, हम तो अपने पति के लिए कभी भी इतना मेहनत वाला भोजन नहीं बनाएंगे, हम तो 5 रुपए वाली मैगी बना देते हैं, वही खा के वो ड्यूटी भाग जाता है। रियांश बोलता है मेरी बीवी बहुत ही प्यारी है, वो मेरे लिए ऐसा रोज सुबह उठ के भोजन बनाती है। कबीर बोलता है भाई तू ही बहुत लकी है यार, हमें तो साला कोई मैगी भी बना के देने वाला नहीं है। अब शाम को देखते हैं कि कबीर आरफ के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो उससे बोलता है आरफ प्लीज यार कोई उपाय बताओ, ये मिष्टी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मिष्टी तो मेरे को पलट के देखती भी नहीं है। हमने सुना है कि जब लड़की किसी को देखने लगे तो समझ जाओ कि वो उसे पसंद करती है। तो ये सुन के आरफ बोलता है अरे नहीं नहीं ये सब फालतू बातें हैं। तो वो बोलता है फालतू नहीं है, ये बात सच है। यार आरब तुम ही तो मेरे लव गुरु हो, मुझे कोई आइडिया दो ना। तो ये सुन के आरब बोलता है अरे मोटे क्यों चाट रहा है मेरा दिमाग, फालतू बातें, क्या चूतिया आदमी है, जब से आया मेरा सर चाटे जा रहा है, हट। अगले दिन ऑफिस में एकदम भगदड़ मची हुई थी, सारे लोग एकदम टिकट्स बुक करने में बिजी थे क्योंकि बहुत सारे कस्टमर एक साथ टिकट्स बुक कर रहे थे समर वेकेशन के लिए। चारू मैम फोन लगाकर कहती हैं अरे ये रियांश का बच्चा कहाँ पे मर गया, आज देख रहा है कि इतने सारे टिकट्स को बुक करना है तो वो गायब कहाँ हो गया। इधर देखते हैं कि सारे लोग बस रियांश की ही बातें कर रहे थे कि भाई रियांश रह कहाँ गया, उसके भी सारे कस्टमर्स हम ही लोग हैंडल कर रहे हैं। तभी इसी बीच वहाँ पे आरफ की एंट्री होती है और वो जैसे ही आता है वो जिया को बोलता है हाय। तो जिया भी बोलती है हाय, वो भी मुंह लटका के। ये सुन के आरफ को बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचता है कि अभी तक मेरे गांव जाने से पहले सब कुछ सही था, लेकिन ये गांव से आने के बाद ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे मैंने इसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया हो। अब ये लोग इन्हीं सब चीजों में बिजी थे। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का आता है जिसका नाम आयुष था और वो कहता है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा मगर हम अपने डैडी को खोजते हुए आए हैं, मेरे डैडी का नाम है रियांश, वो कल रात से ही गायब हैं। ये सुन के वहाँ पे मिष्टी पहुँचती है और वो पूछती है क्या तुम रियांश जी के बेटे हो क्या। वो बोलता है हाँ मेरा नाम आयुष है। मिष्टी तुरंत पूछती है कि तुम्हारे पापा कहाँ गए थे, वो भी ऑफिस में भी नहीं आए हैं आज। तो आयुष बताता है कि कल रात को मेरे मम्मी और पापा में बहुत ही झगड़ा हुआ, मम्मी बोली कि हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। तो ये सुन के पापा वहाँ से भाग गए। मुझे लगा कि आज ऑफिस में आए होंगे लेकिन वो आज यहाँ भी नहीं आए हैं, मेरे पापा कहाँ चले गए। तभी अचानक एक एम्प्लॉय बोलता है लगता है कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो ये सुन के महेश राणा जोर से डांटते हुए कहते हैं
चुप, क्या फालतू बातें कर रहे हो? पुलिस को बुलाना है? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोग बुला लोगे पुलिस को? या ऐसा कुछ नहीं होगा। आरव, तुम एक काम करो, इस बच्चे के साथ जाओ और इसके पापा को खोजने में मदद करो। तुमको कैसे भी हर हालत में रियांश को खोजना है, ठीक है? मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, और रहा बात तुम्हारे काम का तो वो हम कर लेंगे। ये देखकर वहाँ पे सारे लोग एकदम शॉक रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि आरव कितना बड़ा बैटमैन है, ये सबका हेल्प करते फिर रहा है। खैर, इधर देखते हैं कि आरव उस बच्चे को लेकर रियांश को खोजने के लिए निकल पड़ता है। अब वो रास्ते में चलते वक्त आरव यही सोच रहा था कि आखिर इसके पापा कहाँ गए होंगे। तभी वो बच्चा कहता है, सर मेरे पास ये है, और उसके बाद वो उसे बहुत सारा नोटपैड देता है। वो बताता है कि मेरे पापा डेली इन्हीं लोगों से बात करते थे, इसमें वो सभी लोगों की कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे मेरे पापा बात करते हैं, शायद इन्हीं में से किसी के घर हो। तो ये सुन के आरव कहता है, ये बच्चा तो बड़ा चालाक है, मानना पड़ेगा, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। और उसके बाद वो लोग रास्ते में चलते हुए एक एक नंबर पे कॉल लगाकर पता करते हैं कि रियांश आखिर है कहाँ पे। और उसके बाद वो लोग तकरीबन 4 घंटे तक इसी तरीके से रियांश को खोजते हैं, कभी साइबर कैफे में, कभी कॉफी शॉप में, और ना जाने कहाँ कहाँ। लास्ट में चलते हुए उसका बेटा हार मान जाता है, यानी कि आयुष खड़ा होकर बोलता है, लगता है कि मेरे पापा अब मुझसे नहीं मिलेंगे, अब मेरे पापा का क्या होगा। तो ये सुन के आरव बोलता है, अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग को उम्मीद नहीं हारना है, तुम्हारे पापा बस जरा सा नाराज होंगे, इसके लिए इधर उधर चले गए होंगे, तुम चिंता मत करो, बस हम लोग थोड़े समय में ही तुम्हारे पापा को जरूर खोज लेंगे। उसके बाद आरव उसे लेकर स्टारबक्स जाता है और उसे एक बर्गर देता है खाने के लिए। लेकिन हम आयुष को देखते हैं कि वो बर्गर खाते खाते फिर से रोने लगता है। तो ये देखकर आरव उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, चुप हो जा बच्चे, हम तुम्हारे पापा को जरूर खोज लेंगे। और उसके पीठ को सहलाते हुए आरव यही सोच रहा था कि आज तक हमें शादी ही नहीं समझ में आया, तो ये डिवोर्स कैसे होता है यार, इस नन्ही सी बालक का क्या होगा। अब तकरीबन शाम के 5 बज जाते हैं। तभी आरव के फोन पे चारू मैम का फोन आता है और वो गुस्से से कहती हैं, तुम्हें अभी तक आरव नहीं मिला, आखिर तुम उस बच्चे के साथ चाहते क्या हो, पूरा योकोहामा घूमने का प्लान है क्या। तभी बगल में खड़े महेश राणा उससे फोन ले लेते हैं और वो आरव से कहते हैं, हेलो बेटा आरव, क्या तुम मुझे सुन रहे हो क्या? आरव बोलता है, हाँ हाँ जी राणा जी बोलिए। तो वो उसे एक अड्डा बताते हैं, कहते हैं कि शहर के किनारे एक छोटा सा बार है, तुम उसमें जाकर एक बार ट्राई मारो, अक्सर दिल टूटे हुए लोग वहीं पर बैठकर दारू पीते हैं, एक बार पता करो, शायद रियांश वहीं पे हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आरव आयुष को लेकर उस बार के पास पहुंच जाता है, और इससे पहले कि वो बार के अंदर जाता, वहां पे विवान, कबीर और मिष्टी भी चले आते हैं। ये देखकर वो बड़ा खुश होता है। वो लोग कहते हैं, हमारी जैसे ही जॉब ओवर हुई, हम तुरंत तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए। आरव अब मिष्टी से इशारा करता है, वो बोलता है कि तुम आयुष को लेकर बाहर पकड़ो, मैं अंदर जाके पता करता हूँ कौन है, अभी ये छोटा बच्चा है, इसको बार में लेके नहीं जा सकते। जिसके बाद मिष्टी उसको बाहर पकड़ लेती है और वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद वो लोग जो नज़ारा देखते हैं ना, उसे देखने के बाद उनको खुद के ही आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो देखते हैं कि रियांश एकदम टूटे हुए आशिक की तरह कम से कम 4 बोतल दारू की खाली कर चुका है और अपने हाथ में लिए एक पेपर के ऊपर रबड़ से मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो सारे लोग उसके पास पहुंचते हैं। रियांश देखकर कहता है, हाय दोस्तों, कैसे हो? माफ़ करना, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाया, थोड़ा एक ज़रूरी काम में बिजी हूँ। किसी ने कहा था कि ये रबड़ बहुत अच्छा है, लेकिन इससे तो मिट ही नहीं रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि रियांश अपने डिवोर्स पेपर के ऊपर रबड़ से मिटाने की कोशिश कर रहा है, और वो जोर से मिटाते हुए कहता है, हैट इसकी माँ की, आज तो इसको मिटा के ही रहूंगा। लेकिन दोस्तों, वो तो रबड़ है ना भाई, वो कैसे प्रिंटेड चीजों को मिटाएगा। और लास्ट में इतना जोर से घिसता है कि रबड़ ही टूट जाता है। ये देखकर रियांश का एकदम दिमाग खराब, और वो कहता है कि एक पेपर का टुकड़ा मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। तभी वहां पे महेश राणा भी आते हैं और कहते हैं, कहाँ गया कहाँ गया? तो वो लोग बोलते हैं, इधर भागा है। महेश राणा कहते हैं, आज तो साले को पकड़ लेंगे, भागेगा कहाँ, पकड़ पकड़। वो लोग हर जगह ढूंढने लगते हैं, कोई पार्क में खोजता है, कोई पुलिस स्टेशन में खोजता है। इधर मिष्टी को देखते हैं जो आयुष को ही पकड़ने में बिजी थी। तभी यहाँ पे विवान, कबीर और आरव को रियांश मिल जाता है, जो पेड़ पे बैठकर गुरिल्ला की तरह डंडा खा रहा था।
वो लोग बोलते हैं बच के जाना नहीं चाहिए, इसको अब हम लोग पकड़ लेंगे। लेकिन वैसे ही वहाँ पे कूद के वो भागने लगता है तो वो लोग कहते हैं पकड़ 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 ले इसकी बहन के, आज कहाँ भागेगा इसको, पकड़ तेरी बहन को नमन, तू भागेगा कहाँ, पकड़ पकड़ इसकी माँ का, कहाँ तक भागेगा, पकड़ इसको। इधर जिया को देखते हैं कि वो आयुष को पकड़ लेती है और कहती है कि बेटा रुक जाओ, तुम्हारे पापा मिल जाएंगे, तुम इतना घबराओ मत। और उसके बाद वो लड़का जिया को पकड़ के बहुत जोर से रोने लगता है। इधर ये लोग अभी तक रियांश को पकड़ नहीं पाते, बिल्कुल एकदम टॉम एंड जेरी वाली गेम चल रही थी। तभी रियांश भागते भागते महेश राणा की तरफ जाने लगता है और वो इससे पहले कि महेश राणा के ऊपर हमला करता, महेश राणा एकदम रोमन रिंग वाला सुपरमैन पंच बनाकर रियांश के थोबड़ा पे मारते हुए कहते हैं ले तेरी माँ का। और महेश राणा के एक मुक्का में ही रियांश का पूरा नशा उतर जाता है और वो जमीन पे गिरते हुए कहता है ये मेरे साथ क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैंने क्यों जिंदगी में शादी की, ये शादी मेरे लिए बहुत गलत फैसला हो गया, मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। खैर मामला अब शांत हो जाता है। रियांश अब अपने बेटे को लेकर वहां से घर जाने लगता है। वो बस बता रहा था कि वो अपनी बीवी को आने वाली वेडिंग एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट देना चाहता था, मगर उसकी बीवी तो उसके बदले में ही उसे डिवोर्स का गिफ्ट दे दी। बस यही सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद वो सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। अब हम लोग अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पे चारू मैम तो बहुत ही खुश थी, मगर बाकी सारे लोग बहुत ही नाराज थे, मेरा मतलब उदास थे, क्योंकि रात में जो घटना हुई थी वो लोग अभी तक उसे भुला ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि सारे लोग रियांश की जिंदगी को देखकर बड़ा टेंशन में थे और टेंशन इस बात की नहीं थी कि रियांश का क्या होगा, टेंशन इस बात की थी कि शादी करना क्या आज के डेट में इतना बड़ा कांड हो गया है कि कब डिवोर्स हो जाए जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तभी महेश राणा बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, शादी दिल से और प्यार से चलता है, मेरा मानो तो तुम लोग अरेंज मैरिज ही करना, वो ज्यादा टिकता है, लव मैरिज का कोई गारंटी नहीं कब बंदी छोड़ के भाग जाए। तो ये सुन के सारे लोग आपस में बोलते हैं लगता है कि महेश राणा की बीवी छोड़ के भाग गई है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। विवान कहता है और कबीर मैं तो बोलूंगा कि तुम लड़की मत ही पटाओ। कबीर बोलता है चुप कर बे गोरे, तू क्या, तेरे को क्या है बे, तू तो साले लड़की फंसा लेगा, मेरे हाथ में तो कोई आ ही नहीं रहा है यार, मैं बस चाहता हूँ कि कोई लड़की आ जाए, भले ही 1 महीना बाद डिवोर्स दे दे, बस 1 महीना में जो चाहिए वो मुझे मिल जाए। विवान कहता है तुम क्या लेने के चक्कर में हो? तो कबीर कहता है अब नहीं फालतू बातें मत सोचो, हम जो लेना है वो तो हम लेके रहेंगे, तुम दोगे क्या? विवान कहता है अरे चूतिया हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? इधर आरफ को देखते हैं जो जिया की हेल्प कर रहा था। वो उससे पूछता है आखिर इतने बड़े बॉक्स में तुम लेके क्या जा रही हो? तो जिया बोलती है इसके अंदर मेरा बनाया हुआ बोट है जो डिस्प्ले पे लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। और दोस्तों फाइनली इतने दिनों बाद जिया यहाँ पे आरफ से बात करना शुरू कर देती है। आरफ कहता है क्या बात है, लगता है कि अब मुझसे पहले की तरह बात करेगी, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, वो इतनी सारी बातें बोल रही है तो इसको भी जवाब देना चाहिए ना, तो ये बस गूंगों की तरह ऊ कर रहा है। खैर अब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है जहाँ पे जिया घर जा रही होती है। तभी रास्ते में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था, और वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो आरफ की बचपन की दोस्त है और फाइनली कबाब में हड्डी बनने के लिए वो शहर में आ ही चुकी है।